हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाइना क्लासेस। आज हम हिंदी ग्रामर का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, व्याकरण का विराम चिन्ह, जो कि हमारे लिखने की शैली में, लेखन शैली में बहुत ही जरूरी होता है। विराम शब्द जो है, मतलब विराम चिन्हों का जो विराम शब्द है वो हमारे वि उपसर्ग रम धातु और गए प्रत्यय से मिलकर बना है। इसका मूल अर्थ होता है ठहराव, आराम या रुकना। जैसे हम किसी भी काम को करते हैं तो उस काम को हम बिना रुके नहीं कर सकते, हमें हर कार्य को करने के लिए बीच बीच में रुकना होता है। उसी प्रकार जिस तरह हम लेखन शैली का जब कार्य करते हैं तो हमें उसमें भी ठहराव की जरूरत होती है, और वो ठहराव के लिए हमें इन कुछ चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है, और इसी से ही हमारी लेखन शैली बहुत सुंदर बनती है। बिना विराम चिन्हों के हमारी लेखन शैली का कोई महत्व नहीं है। जिन सर्वसम्मत चिन्हों के द्वारा अर्थ की स्पष्टता के लिए वाक्य को भिन्न भिन्न भागों में बांटते हैं, व्याकरण या रचना शास्त्र में उन्हें ही विराम कहते हैं। कि मतलब जो कुछ सर्वसम्मत चिन्ह है, कुछ चिन्ह बनाए गए हैं, उन चिन्हों के द्वारा हम किसी भी वाक्य में या किसी भी लेखन कार्य में अर्थ की स्पष्टता के लिए वाक्य को भिन्न भिन्न तरीकों से हम लिखते हैं या बांटते हैं, वही हमारे रचना शास्त्र या व्याकरण में विराम चिन्ह कहलाते हैं। अब विराम चिन्ह वैसे तो 14 होते हैं, लेकिन मैंने कुछ विराम चिन्ह लिखे हैं आपके सामने। जो फर्स्ट है हमारा अल्प विराम। अल्प विराम का जो चिन्ह है वो होता है ये कोमे के जैसा, मतलब इसका मतलब होता है थोड़ा सा रुकना। अल्प विराम मतलब जब हम कोई कार्य कर रहे हैं तो हम या तो किसी अलग अलग वस्तुओं के बीच में रुकते हैं, या फिर हम किसी कार्य के बीच में ठहराव के लिए हम अल्प विराम का उपयोग करते हैं। दूसरा है हमारा अर्ध विराम। अर्ध विराम में भी हमें कुछ समय के लिए रुकना होता है। पूर्ण विराम जब हमारा वाक्य पूरी तरह से खत्म हो जाता है या उस वाक्य की समाप्ति हो जाती है तो हम पूर्ण विराम का उपयोग करते हैं, जिसे हम खड़ी पाई भी कहते हैं। उप विराम होता है जैसे दो बिंदी लगी हुई होती है, उसे हम उप विराम कहते हैं। प्रश्नवाचक, जब कभी हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, तो हम उस वाक्य के अंत में क्या लगा देते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी हमने उनसे क्वेश्चन पूछा है। फिर है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह दो चीजों के बीच में लगाया जाता है, जैसे माता और पिता। तो और शब्द के बजाय और, लेकिन, किंतु, परंतु, इन शब्दों का बिना उपयोग किए हम योजक चिन्ह लगाते हैं। फिर है कोष्ठक चिन्ह। वैसे कोष्ठक 3 होते हैं, छोटा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक और मंझला कोष्ठक। जैसे आपने मैथ्स में पढ़े होंगे, मैं उसमें भी 3 प्रकार के कोष्ठक होते हैं। तो कोष्ठक का मतलब होता है कि हमें किसी भी चीज को कोष्ठक में डालना हो तो हम कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह होता है हमारा इन्वर्टेड कोमा। उद्धरण चिन्ह कैसे लिखा जाता है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर। जैसे कोई महान बात किसी भी महान महापुरुष के द्वारा कही जाती है तो उस बात को हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखते हैं। फिर है हमारा लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह होता है बिल्कुल एक बिंदु भी जैसा होता है, जो कि हमें एक शॉर्ट तरीका बताता है। जैसे हमने कोई वर्ड बोला या कोई भी सेंटेंस, कोई भी शब्द, उसको हम छोटे रूप में लिखते हैं तो उसके आगे हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। निर्देशक चिन्ह होता है कि किसी भी सेंटेंस की, हम किसी भी चीज को हम डिफाइन कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो उसके लिए हम निर्देशक चिन्ह लगाते हैं हम देश के रूप में। विवरण चिन्ह के अंदर हम किसी भी चीज को डिस्क्राइब करते हैं, कोई बड़ा विवरण होता है तो हम उसके आगे विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर है त्रुटि परक, त्रुटि पूर्वक या हंसपाल। ये कई बार आपने देखा होगा, जब हम कोई वाक्य लिख रहे होते हैं या हम कोई शब्द लिख रहे होते हैं और बीच में हम कुछ भूल जाते हैं तो हम उसके आगे ऐसा ये चिन्ह बनाकर हम उस चीज को हम ऊपर लिख देते हैं। कभी भी हम हंस पद का उपयोग नीचे की तरफ लाइन में नहीं करते। फिर है हमारा पदलोप। पदलोप होता है जैसे हमने कोई सेंटेंस लिखा, कोई वाक्य लिखा और उस वाक्य के बाद में हमने कुछ लाइनें ऐसे डॉट 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 कर दी तो वो हमारी क्या कहलाएगी, पदलोप कहलाता है। फिर है हमारा विस्मयादि बोधक चिन्ह। अब विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है पूर्ण विराम के जैसा होता है, जिसके नीचे एक बिंदी लगी होती है। ये हमें हर्ष, आश्चर्य, विषाद, कोई दुख की बात हो गई तो उन शब्दों के आगे हम इस विस्मयादि बोधक शब्द का चिन्ह का यूज करते हैं। फिर है हमारा समानता सूचक, या फिर इसे हम तुल्यता सूचक चिन्ह भी कहते हैं, जो कि हमारा क्या होता है, बराबर के चिन्ह के जैसा होता है। जैसे
हमने कोई शब्द लिखा, सूर्य लिखा, अब सूर्य के हम पर्यायवाची लिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ये तुल्यता सूचक चिन्ह लगाएंगे और उसके सामने दिनकर, प्रभाकर, जो भी होगा वो हम लिखेंगे। उसके बाद है हमारा दीर्घ उच्चारण चिन्ह। ये हिंदी भाषा में वैसे बहुत कम देखने को मिलता है, ये संस्कृत भाषा में होता है। इसे हम अवग्रह का चिन्ह भी कहते हैं। जैसे हम कोई अ का जो अ जो होता है हमारा स्वर, उस अ को हम इस रूप में लिखते हैं, उसका दीर्घ उच्चारण होता है, को अपी। फिर है रेखांकन चिन्ह, जिसे हम इंग्लिश में अंडरलाइन कहते हैं। किसी भी शब्द के नीचे, जैसे मैंने यहाँ कर दिया रचना, रचना के नीचे मैंने कर दी अंडरलाइन, तो इसे हम कहते हैं रेखांकन चिन्ह। लास्ट है हमारा पुनरुक्ति सूचक। पुनरुक्ति सूचक होता है इन्वर्टेड कोमा के जैसा होता है, लेकिन नीचे की तरफ होता है। और एक है हमारा उद्धरण चिन्ह का एक और रूप होता है, जो कि हमारा सिंगल इन्वर्टेड कोमा होता है, जिसमें हम किसी चीज को स्पेशली उस चीज को विशेष रूप से दिखाते हैं, तो हम उस चिन्ह का यूज करते हैं। अभी हमने ये विराम चिन्ह पढ़े, इनकी परिभाषा देखी और इनके जो चिन्ह थे वो देखे थे हमने। अब हम इनका वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं। इन चिन्हों का वाक्य में प्रयोग किस प्रकार होता है, तो ये हमारे वाक्य प्रयोग। फर्स्ट है हमारा अल्पविराम। अल्पविराम मैंने आपको बताया था कोमा होता है, इंग्लिश में कोमा बोलते हैं अल्पविराम को। इसमें राम, श्याम और सीता स्कूल गए, ये हमारा एक वाक्य था। अब राम और श्याम के बीच में और लगा हुआ नहीं है, हमने क्या किया, राम श्याम, तो दो व्यक्तियों का नाम आ रहा है, इसलिए हमने क्या कर दिया, राम श्याम, तो बीच में अल्पविराम लगा दिया। फिर है हमारा अर्धविराम। अर्धविराम में क्या होता है, जी हाँ, जैसे ये सेंटेंस बोल रहा है, कोई वाक्य बोल रहा है, जी हाँ पिताजी मैं जरूर आऊंगा, तो ये जो पिताजी जो शब्द है, इस पिताजी के बाद में जो ये आया, ये हमारा क्या है, अर्धविराम है। जी हाँ बोल के हम रुक गए, अल्पविराम लिया हमने, थोड़ा सा विराम, उसके बाद बोला पिताजी मैं जरूर आऊंगा। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम होता है खड़ीपाई, जिसे हम बोलते हैं, जैसे कोई सेंटेंस खत्म हो गया, कोई वाक्य खत्म होता है, तो उसके बाद हम खड़ीपाई का उपयोग करते हैं। मेरा नाम राजू है, मैं अजमेर जा रहा हूँ, या मैं अजमेर रहता हूँ। इस प्रकार से हमारे वाक्य होते हैं, मतलब कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी वाक्य हो, उसको खत्म होने के बाद में हम खड़ीपाई का यूज करते हैं, जिसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। फिर है हमारा उपविराम। उपविराम होता है जिसे दो बिंदी, विज्ञान, हमने कोई शब्द बोला रुक गए, विज्ञान, वरदान या अभिशाप, कि विज्ञान जो है वो क्या है, वरदान है या अभिशाप। फिर है हमारा प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में क्या होता है, राजू कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ से आए हो, आप कैसे हो, तो ये जो हम प्रश्न पूछ रहे हैं, ये प्रश्न हमारे क्या होंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। जैसे हमारा वाक्य खत्म होता है, हम प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग करेंगे। फिर है हमारा लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह होता है संक्षिप्तीकरण के लिए, किसी भी चीज का शॉर्ट लिखना, संक्षिप्त में लिखना, हमारा लाघव चिन्ह काम करता है। जैसे हमने बोला डॉक्टर, अब डॉक्टर पूरा बोलेंगे, या हम इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, डॉक्टर, डॉक्टर के आगे क्या लगा दिया हमने, लाघव चिन्ह लगा दिया। पंडित हो गया, तो पंडित के आगे हमने लाघव चिन्ह का प्रयोग करा, मतलब इन शब्दों को हमने छोटे रूप में लिखा है, संक्षिप्त रूप में लिखा है। फिर है हमारा उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह होता है मतलब इन्वर्टेड कोमा, जिसे हम बोलते हैं, दो इन्वर्टेड कोमा उद्धरण चिन्ह होते हैं। जैसे कोई भी महापुरुष या कोई भी ज्ञानी व्यक्ति हमें कोई उपदेश देता है, तो उसका हम प्रयोग करते हैं, और उसे हम उस वाक्य को किसमें लिखते हैं, इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखते हैं। जैसे इन सेंटेंस में सुदामा बोले मुझे कृष्ण से मिलना है, अब सुदामा भी महापुरुष ही थे उस समय के, मुझे कृष्ण से मिलना है, तो ये जो वाक्य उन्होंने बोला, इसको हमने किसमें डाल दिया, इन्वर्टेड कोमा में, यानी उद्धरण चिन्ह इसके दोनों तरफ लगा दिया। या इसके अलावा भी कोई ऐसा वाक्य होता है जो किसी ज्ञानी पुरुष के द्वारा, जैसे बाल गंगाधर तिलक ने बोला था, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। फिर है हमारा अवतरण चिन्ह। अब अवतरण चिन्ह हमारा होता है केवल सिंगल इन्वर्टेड कोमा, केवल सिंगल इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे हम, जैसे कोई भी विशेष चीज के दर्शाता है, किसी भी विशेष चीज को, जैसे रामायण, अब रामायण विशेष चीज है, ये वाल्मीकि की रचना है, तो इस प्रकार से जो वर्ड हमारा, ये जो शब्द होगा हमारा, उसको हम सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे। इसे हम अवतरण चिन्ह भी बोलते हैं, और इकहरा उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं। फिर है हमारा विस्मयादिबोधक चिन्ह। अब विस्मयादिबोधक चिन्ह में हमारे इस प्रकार के सारे वाक्य आएंगे, जैसे जिसमें किसी खुशी की बात हो रही है, हर्ष, उल्लास, विषाद, दुख, ये सभी आएंगे। जैसे आश्चर्य, इसने बोला काश मैं सैनिक होता, तो ये जो काश शब्द है, इस काश के बाद में क्या लग गया,
ये विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करा हमने। जैसे मैंने बोला उफ बहुत गर्मी है, तो इसमें भी उफ के बाद में क्या लग जाएगा, ये लगेगा। अरे इधर आओ, तो अरे शब्द के बाद में ये विस्मयादिबोधक चिन्ह लगेगा। योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। योजक चिन्ह बिल्कुल सिंपल छोटा सा डैश होता है। जैसे दो चीजों के, माता और पिता, शिव और पार्वती, और शब्द के को हटा के हम किसका प्रयोग करते हैं, योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर हमारा निर्देशक चिन्ह। अब निर्देशक चिन्ह में क्या होता है, कुछ दो से ज्यादा चीजें होती है। जैसे जैसे मैं तुम वह, अभी हम किसी सर्वनाम की परिभाषा पढ़ा रहे हैं, हम उसके उदाहरण लिखवा रहे हैं, तो मैंने बोला संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं तुम वह, तो ये जैसे शब्द के बाद में जो हमने ये प्रयोग करा है, ये क्या है, हमारा निर्देशक चिन्ह होता है। फिर है हमारा हंसपाद या त्रुटि पूरक। त्रुटि पूरक यानी जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, कोई हम वाक्य लिखते हैं और वाक्य को लिखते लिखते हम कोई चीज भूल जाते हैं, तो उसके हम क्या करते हैं, ये ऐसा ये हंसपाद बनाकर इसको पूरा कर देते हैं। जैसे मैंने लिखा लक्ष्मी ने चारा सूंघा, अब मैं भूल गई कि मैंने को लिखा ही नहीं यहाँ पे, तो मैंने ये हंसपाद का चिन्ह बनाया और ऊपर मैंने लिख दिया को, यानी लक्ष्मी ने चारे को सूंघा। तो इस प्रकार से हम ये हंसपाद का प्रयोग करते हैं। और हंसपाद का प्रयोग कभी भी नीचे की तरफ कभी नहीं होता, ये हमेशा लाइन के ऊपर की तरफ किया जाता है। फिर हमारा विवरण चिन्ह। अब विवरण चिन्ह ऐसा होता है, जैसे हम किसी चीज के बारे में हम बहुत विस्तार से बता रहे हैं, तो हम उसके आगे हम अपना वाक्य लिखेंगे और उसके आगे इस विवरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, कहानी लेखन का विवरण इस प्रकार है, और उसके आगे मैंने विवरण चिन्ह लगा दिया। उसके बाद हम इसके पूरे विस्तार की जो जितनी भी बातें होगी वो हम इसके विस्तार में लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा तुल्यता सूचक। तुल्यता सूचक भी बोलते हैं इसे, हम समानता सूचक भी बोलते हैं, और इसे हम मैथ्स के अंदर मतलब गणित के अंदर इसका प्रयोग होता है इक्वल के लिए, बराबर के लिए। तो ये हमारी जैसे हिंदी में भी होता है इसका, जैसे हम कोई पर्यायवाची शब्द लिख रहे हैं, सूर्य के पर्यायवाची लिख रहे हैं, तो हम इसके समान यानी इसके बराबर समानार्थी शब्द है, इसलिए इसके आगे बराबर का जो ये तुल्यता सूचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे सूर्य के पर्यायवाची रवि और दिनकर। फिर हमारे कोष्टक। अब कोष्टक पे हम ऐसी चीज लिखेंगे जिसके बारे में हमें पहले से पता हो। अब जैसे मैंने बोला मैंने बहू, अब बहू कौन है, किशोर की माँ। बहू कौन है, किशोर की माँ। तो जो किशोर की माँ है, हम या तो किशोर की माँ भी लिख सकते हैं या फिर हम इसको बहू के रूप में भी लिख सकते हैं। तो हम दोनों में से किसी भी चीज को लिखेंगे तो उसका हम ब्रैकेट में डालेंगे। इसे हम इंग्लिश में ब्रैकेट बोलते हैं और हिंदी में कोष्टक बोलते हैं। फिर है हमारा अवग्रह चिन्ह या दीर्घ उच्चारण चिन्ह। इसे अवग्रह चिन्ह को हम संस्कृत में ज्यादातर यूज में लेते हैं। संस्कृत भाषा में इसका उपयोग होता है अ के रूप में। किसी भी शब्द का दीर्घ उच्चारण करना है तो हम इस अवग्रह चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है को अपी, को अपी। अब मैं इस अवग्रह चिन्ह को ए के रूप में भी लिख सकती हूँ, को अपी। फिर हमारा रेखांकन। अब रेखांकन होता है जो अंडरलाइन वर्ड होता है, ये जो रेखांकित होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लाइन खींच दी या जैसे मैंने इस विज्ञान के नीचे ये अंडरलाइन कर दी, तो इसे हम बोलते हैं रेखांकन चिन्ह। फिर हमारा लास्ट हमारा है पदलोक चिन्ह। पदलोक में क्या होता है, कोई भी हमारे सेंटेंस या कोई भी वाक्य हमारे खत्म हो जाते हैं या हम कुछ भाग उसका छोड़ देते हैं। जैसे मैंने लिखा मैं तेरे साथ आऊंगा पर, अब पर आगे मैं बोलने से पहले मैंने उस बात को रोक दिया और मैंने डॉट 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 कर दिए, तो उसको हम कहते हैं पदलोक चिन्ह। और नेक्स्ट लास्ट होता है हमारा इसके अंदर हिंदी में ये इस प्रकार का चिन्ह होता है, एक बिंदु और ये हमारा समाप्ति सूचक चिन्ह होता है लास्ट। ये समाप्ति सूचक में क्या होता है, हमारा पूरा जितना भी हमारा काम होता है उस सबकी समाप्ति होने पर हम नीचे ये लाइन खींचते हैं, एक बिंदु बनाते हैं और फिर एक लाइन खींचते हैं, तो ये हमारा समाप्ति सूचक चिन्ह होता है। इसका मतलब हमारा कार्य खत्म हो चुका है। और ये हमारे हो चुके हैं विराम चिन्ह। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब करना, और कमेंट में आपको और भी कुछ इससे संबंधित कोई बात पूछनी हो तो आप हमें कमेंट में जरूर लिखें, और कोई भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो तो उसका भी विवरण लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।